हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने बात कर ली थी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट गति का। हमने बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें की थी। आज हम थोड़ा ऊपर थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है आपने वो वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप देखिए, एक समान त्वरित गति क्या होती है। एक समान का मतलब क्या होता है, एक समान कोई चीज़, यानी जो चीज़ हो रही है वो समान रूप से एक ही समान तरीके से हो रही है, समझते हैं। और त्वरण का मतलब भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। गति का मतलब आप जानते हैं, मोशन, चलना, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक समान त्वरित गति क्या होता है। एक समान त्वरित गति का मतलब होता है जब वेग नियत रूप से बढ़े, यानी वेग जो है वो नियत रूप से बढ़े, यानी वेग बढ़ने का। और दूसरा मतलब इसका ये हो जाता है त्वरण समान रहे। समान, देखिए मैं बहुत ही आपको इजी वर्ड्स में ये सब चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि वेग जो है हमारा नियत रूप से बढ़े और त्वरण समान रहे। त्वरण जो है हमेशा समान रखना है और वेग नियत रूप से बढ़ना है। देखिए, ये मैंने ग्राफ बनाता हूँ मैं, दैट इज v, यानी कि वेग वेलोसिटी, ये टाइम के रिस्पेक्ट में है। और ये बीच में लाइन है, यानी कि वेग क्या हो रहा है यहाँ पर देखेंगे आप, ठीक है। अब मैं रफली ग्राफ है ये जैसे मैंने माना ये 5 है, समझ में आई बात। ये 0 है, ये 10 है, ये 15 है, ठीक है। यानी वेग नियत रूप से बढ़े, यानी हर टाइम के रेस्पेक्ट में बी जो है बढ़ता जा रहा है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैंने मान लिया ये भी 10 है, ये भी 5 है, ये भी 10 है, ये 15 है, यानी आप देख रहे हैं कि वेग हर नियत रूप से नहीं बढ़ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। और जो हमारा त्वरण है वो कैसा है, समान रह रहा है। त्वरण जो है समान हो रहा है। जो त्वरण होता है वो होता है वेग में परिवर्तन अपॉन में टी, समय, ठीक है। वेग में परिवर्तन अपॉन में समय अंतराल। समझ में आई बात यहाँ तक। यानी त्वरण, ये त्वरण होता है, यानी कि वेग जब बढ़ेगा समान रूप से बढ़ेगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा। कैसे समान रहेगा, हर टाइम के रेस्पेक्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं देख सकता हूँ कि त्वरण आपका किस तरीके से समान रहेगा। जैसे मैंने माना कि 5, 10 और 5 के बीच में कितना गैप है, 5 सेकंड का गैप है, ठीक है। और यहाँ पे 10 और 5 के बीच में कितना है, डेल्टा टी होता है, वो फाइनल वेलोसिटी माइनस कितना होगा, ये दोनों का डिफरेंस ही तो हो जाता है डेल्टा भी। तो कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर भी क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर भी त्वरण इतना ही, इसे ही हम 10 और 15 के बीच में ऐसे यहाँ पर भी निकालेंगे। तो हमारा कुल मिला के, अब यहाँ पर भी निकाल के देख लो, जैसे कि यहाँ पर डेल्टा भी कितना हो जाएगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग अपॉन में इनिशियल, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, ठीक है। ये हो जाएगा डेल्टा टी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हमारा जो त्वरण है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऐसा ही हर जगह त्वरण समान ही रह रहा है, आप देख लीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा त्वरण है यहाँ पर भी 1 मीटर पर सेकेंड, कहीं पर भी आप निकालते चले जाएं हमारा त्वरण कैसा रहेगा, समान रहेगा। और ऐसी ही गति को हम क्या बोलते हैं, जिसमें वेग नियत रूप से बढ़े और त्वरण समान रहे, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक समान त्वरण त्वरित गति हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो आप यहाँ तक सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, नोट करेंगे और नोट्स बनाने का काम करेंगे। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे गति के समीकरण। किसकी बात करेंगे, गति के समीकरण। देखिए छोटी क्लासों में आपने पढ़े हुए गति के 3 समीकरण होते हैं, ठीक है। क्या आपने ये कभी पढ़ा था कि गति के समीकरण, पढ़ा तो होगा कुछ लोगों ने, कि गति के समीकरण ध्यान दिया हो तो गति के समीकरण 3 होते हैं, सबको मालूम है ये बात। लेकिन गति के समीकरण कब अप्लाई होते हैं, कब उनकी हमको आवश्यकता पड़ती है, कब उनको हम यूज कर सकते हैं, ये तो सभी पता है, ठीक है। ये तो सभी को पता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं 3 है वो गति के समीकरण होते हैं। वो किसके लिए होते हैं, एक समान त्वरित गति, जो ऊपर मैंने आपको पढ़ाया, मैंने इसीलिए ये पढ़ाया था गति के समीकरण बनाने के लिए। तो एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति,
एक समान त्वरित गति जब तक नहीं होगी, यानी कि वेग नियत रूप से बढ़ेगा, तभी तो गति के समीकरण ही अप्लाई होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है। तो गति के समीकरण जो कि 3 है, न्यूटन ने दिए थे। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, सबसे पहला समीकरण क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बात करेंगे ये है क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, तीसरा जो होता है वी स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर प्लस में 2as। अब बेसिकली हम बात करते हैं क्या, u प्रारंभिक वेग, इसी तरीके से b अंतिम वेग, नोट्स बनाएंगे साथ साथ। ठीक है, s क्या है, दूरी है। ठीक है, t क्या है, पूरी दुनिया जानती है, समय है। a क्या है, त्वरण है, बहुत बार बताया पीछे क्लासों में। अच्छा, अब बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब हम इन गति के समीकरणों को एप्लीकल करना सीखेंगे, कहाँ पर इसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, इन सारी बातों पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, हेलो दोस्तों, हम इससे पहले गति के समीकरण पढ़ते हैं, उनको अप्लाई करना सीखते हैं कि हम उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसके माध्यम से आप सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। एक वस्तु, देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, कोई भी वस्तु एक ब्रह्मावस्था से प्रारंभ कर रही, ब्रह्मावस्था से वो चलना अगर प्रारंभ करती है, तो ध्यान रखना है जो उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी जो उसका प्रारंभिक वेग होता है वो 0 होता है। ये बात आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, अब उसमें साफ साफ दे रखा है प्रारंभ होकर 10 सेकंड में। सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है, आपको इस क्वेश्चन को लगा के देखना है कि क्या आंसर आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो 10 सेकंड में 10 सेकंड यानी कि टी दे रखा है, टी हमारे पास कितना है, 10 सेकंड है। सबसे बहुत आराम से करने की कोशिश करनी है, टी दे रखा है सबसे पहली बात। और हमारा वेग यानी जो प्रारंभिक वेग है वो 0 है, और जो हमारा अंतिम वेग है जिससे वेग से वस्तु चल रही है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि इसी को अप्लाई करने की कोशिश कर लेते हैं कि हमको सभी मात्रकों को क्या करना पड़ता है, ऐसा यूनिट में लाना पड़ता है। ऐसा यूनिट में जब हम ला देंगे तभी हम आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये मिनट में है तब आपको सेकंड में करना, यहाँ पर देखिए किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। अब ये जो चीज़ आ गई वो हमारी मीटर पर सेकंड में आ गई है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इन जीरो से ये जीरो काट देना है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं आप, 9 10 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 से हम इसको काट देंगे, 4 से इसको क्या, ये 5 से कट जाएगा, 5 ये भी 5 काट में। ठीक है, तो जो हमारा b इज इक्वल टू आ गया है वो 25 मीटर पर सेकेंड आ गया है। हमको बी मिल गया। देखिए, हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको देखना है कि हमको निकालना क्या है, वो दूरी निकालनी है। अब दूरी कैसे निकल सकती है, दूरी किस किस चीज से निकल सकती है, दूरी के लिए तो दूसरा ही समीकरण है जो गति का समीकरण मैंने आपको बताया था, s प्लस वी यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, एक तो इसी से निकल सकती है। अच्छा, हमारे पास u भी 0 है, अच्छा हमारे पास t है, अच्छा हमारे पास a नहीं है। देखिए, t तो है लेकिन a नहीं है। देखिए, a का मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो क्या होता है, u माइनस b माइनस का u अपॉन में t। समझ रहे हैं आप, बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। बेसिकली वो क्या होता है, डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा टी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे निकालो डेल्टा टी क्या आ जाएगा भाई, 10 सेकंड है, ब्रह्मावस्था से चली होगी, तो उस समय जब चली होगी तो इनिशियल टाइम क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तो वो 10 ही आना। ठीक है, तो बी कितना है आपका, बी हमारा देखिए अभी निकाला है मैंने, 25 है, यू कितना है, 0 है, टी कितना, डेल्टा टी या जो भी है टी, तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी जो यूनिट होती है, ए इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अब दूरी निकालने में क्या लगेगा, 0 इंटू में 10 प्लस में हाफ। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बोर्ड पर ही, तो आप भी इसी तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है,
तो ये जो एज की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2.5 है। टी का स्क्वायर जब कर देंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। अच्छा 100 होने के बाद में आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू तो 0 आ ही गई है। अब उसको कैसे सॉल्व करना है आपको, देखिए 100 की गुणा जब हम 2.5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 250 आ जाएगा। अच्छा ये बात है, नहीं समझ में आ रही, ठीक है। तो 125 मीटर आ जाएगी दूरी, यानी चली गई दूरी जो आ जाएगी 125 मीटर आ जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। 125 मीटर दूरी आ जाएगी जो वस्तु द्वारा चली गई है। तो कितना इजी है, बहुत इजी है। इस तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन और भी करवा दूंगा आगे क्लास में, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ तक ही कंटिन्यू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उनसे कहिए लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।